गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। अभी थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन अभी चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको डिफाइन किया था पिछले वीडियो में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। मैं फिर से आज डिफाइन कर रहा हूँ। और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना। बाकी तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और पढ़नी है। टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको सिलेबस में, जिसमें से एक हम लोग पढ़ चुके हैं और बाकी की 3 प्रॉपर्टीज अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक बार और फिर से बता देता हूँ आपको क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? Those properties of dilute solutions, generally you can define, those properties of dilute solutions which depends only on solute particles, which depends only on solute particles and not on nature of solute particles, and not on nature of solute particles. ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल सॉलिड पार्टिकल्स के डिपेंड करती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस पे डिपेंड करती हैं। नेचर पे डिपेंड नहीं करती वो किस तरह का है वो। ठीक है ना। तो नेचर पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेंगी, वो केवल डिपेंड करेंगे किस पे, कि सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे हैं। ठीक है ना। सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर कितने हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका नेचर कैसा है। ठीक, तो पहली हेडिंग है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। टोटल 4 पढ़नी है आपको, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। 4 पढ़नी है हमें। फर्स्ट है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। फार्मूला क्या था इसका? P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू जीटा B मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, पार्टिकल्स के कितने हैं, क्या है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। सेकेंड है आपका जो पढ़ना है हमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। और इसके नेक्स्ट जो है एकदम जस्ट ऐसे ही है और इसके अपोजिट है, कह सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना। और फोर्थ आपका लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। एक तो पढ़ चुके हैं, दूसरी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना। तो हेडिंग देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना। ठीक, देखिए जनरली क्या होता है, एक सॉल्यूशन में या एक सॉल्यूट में, ठीक है ना, इन और सॉल्यूशन या फिर सॉलिड में कर लीजिए, जब आप कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, ये सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, वो सॉल्यूशन भी होगा तो भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही, तो क्या होता है, और ये सॉल्वेंट बेटर होगा
ठीक है। तो क्या होता है कि उसकी जो वेपर प्रेशर हो रही है उस पर क्या डिपेंड पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने देखा कि नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन सोल्विंग नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में आपने देखा था कि जब से ही आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं या सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या करता है, वो उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है ना। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज। ठीक है ना। और जब भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपका ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि बॉन्ड्स जो है स्ट्रांगली बाइंडेड हो जा रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, सरफेस पे उसके स्पेस नहीं मिल रहे हैं। सरफेस पे जो पूरे आपके लिक्विड के पार्टिकल्स होते थे जो वेपराइज होने वाले हैं, जो इवेपोरेट होने वाले हैं, अब उनके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, उनके कुछ ही स्पेस को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है ना। अब जब उसने ऑक्यूपाई कर लिया, जैसे मान लीजिए ये आपका ये था जो कि एक वोलेटाइल लिक्विड था और आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो होगा ये बी आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या किया इसने, इतने सरफेस को बाइंड कर लिया। अब जो भी बचे हुए ए वाले मॉलिक्यूल होंगे वो इसके नीचे आ जाएंगे, बी के नीचे आ जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ये वेपर प्रेशर जो था, वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर कम बनेंगे तो वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो फिर आप कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, वहाँ पे बाइंडिंग स्ट्रांग हो रही है। ठीक है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, और जो नॉन आइडियल सोल्यूशन का जो था उसमें भी आप समझ सकते हैं कि बॉन्ड्स नज़दीक आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। क्लाउडिंग बढ़ रही है, तो क्लाउडिंग बढ़ जा रही है तो फिर अब क्या होगा, स्ट्रांग हो गए। जब स्ट्रांग हो गए तो आपको बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उनको बॉयल करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है ना। जनरली क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर आपका ये इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि आपकी वेपर फॉर्मेशन की प्रोसेस तेज हो जाती है, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है। ठीक है। तो अब जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब रीज़न ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी मैकेनिज्म हो रही होगी, कुछ ऐसा बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही होगी, इसलिए उसको वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितनी जिस पे वेपराइजेशन होता था उससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी ये वेपराइज हो पाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, समझ में आ गया आपको कि कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है ना। वेपर प्रेशर होता क्या है, तो वेपर प्रेशर जो होता है उसको आप जनरली डिफाइन कर सकते हैं, जो अभी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसमें, जिसमें आपको समझ में आ जाए। तो इट इज़ द टेम्परेचर, ठीक है ना, सॉरी इसको नहीं, बॉइलिंग पॉइंट को, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सो इट इज़ द टेम्परेचर at which the vapor pressure is of solute, vapor pressure of solute, solution कहते हैं तो इसको, solution becomes equal to atmospheric pressure। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए क्या हो रहा है कि जब भी आप जो टेम्परेचर आप दे रहे हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर जब आप दे रहे हैं तो क्या होता है, वेपर बनना स्टार्ट होता है। और जब वेपर बनना स्टार्ट होता है तो एक आपका इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो तो जैसे आप ऐसे भी रख देंगे तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा, कुछ ना कुछ वेपर्स किसी और फॉर्म में बाहर निकलते रहेंगे। लेकिन बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि बॉयल करना, कि उसके जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं, जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो ऊपर आकर के बॉयल करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब आप बॉयल करते हैं तो वो तुरंत बॉयल नहीं होना स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि ऊपर से एक प्रेशर लगा हुआ है, उसके ऊपर से एक प्रेशर दिया हुआ है, और जब वो प्रेशर ऐसे रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है ना। और आप टेम्परेचर देते जा रहे हैं, जब ये आपका जो टेम्परेचर है वो वेपर प्रेशर जो है, टेम्परेचर जो दे रहे हैं उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर बन रहा है, वो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्वल हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब कि इक्वल का मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इक्वल हो जाने का मतलब ये है कि जैसे इक्वल हो जाएगा वो उसको ब्रेक कर देगा, जो भी उसके अंदर फोर्स, जिस फोर्स से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबा के रखा हुआ है उसको वो ब्रेक कर देगा और फिर बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा वो बॉयल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पे भी ऐसे प्लेसेस जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहाँ पे कुकिंग जो होती है थोड़ी टफ होती है, वहाँ पे टाइमिंग लगता है। जैसे आपको पल्सेस या वेजिटेबल्स जो भी पकाना है तो वहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा दैन द अदर प्लेसेस, अगर बाकी जगहों से ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है तो आपको इसके थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम जितना आप बॉयल करेंगे वो वेपर के फॉर्म में निकलता चला जाएगा, बॉयल होगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ा देंगे आप, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम हो जाएगा तो फिर वो आपका टफ हो जाएगा उसको पकाना, ठीक है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जैसे आप प्रेशर कुकर में होता है तो आप ऊपर से आप ढक देते हैं, तो जब ढक देते हैं तो फिर वो प्रेशर तुरंत उसका बढ़ने लगता है और तुरंत जब बढ़ता है तो फिर खाना आपका जो भी फूड होता है वो जल्दी से पक जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसा कि हमने कहा कि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर जो होगा बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। तो ये है आपका वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक है ना, ये समझने की चीज़ है। अब प्योर सॉल्वेंट अगर होता है, अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसमें क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा तो जनरली टेम्परेचर आपका बढ़ता चला जाएगा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ ग्राफ मिलता है उसका, ठीक। तो ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए है, ठीक। अब अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिक्स कर दिया, आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया तब क्या होगा, ठीक है। तो सपोज करिए तब इस तरह से ग्राफ बन रहा है, आपने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कर दिया ये होगा, और ये कह सकते हैं इसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक और ये आपका, ये सपोज करिए आपका यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm यहाँ पे मान रहे हैं हम वेपर प्रेशर। अब क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर जहाँ पे इक्वल हो रहा है ये प्योर सॉल्वेंट का, सपोज करिए कि वो जो भी हो रहा है यहाँ हो रहा है, ये आपका यहाँ से बन रहा है, ठीक है ना। तो ये इस टेम्परेचर पे और इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, वो यहाँ से ऐड करने पे यहाँ से बॉयल होना शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। तो जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर जितने पे बॉयल करता है उसको हम लोग बोलते हैं T0B, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। और जो हमारा ये होता है इम्प्योर का होता है, या फिर कह सकते हैं सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग TB से डिनोट करते हैं, ठीक। अब TB से डिनोट करते हैं, इन दोनों को समझिए। T0B क्या है, नॉट हम लोग लगाते थे, P0A लगाते थे, P0B करके लिखते थे, तो कहा जाता था कि जो भी P0 लग रहा है इसका मतलब प्योर है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये बॉइलिंग पॉइंट है ये प्योर सॉल्वेंट की है, ठीक है ना, विच इज़ लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही ऐड करेंगे आप तो क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। जो यहाँ पे बॉयल हो रहा था इस टेम्परेचर पे, अब वो इस टेम्परेचर बॉयल होगा। टेम्परेचर आपका इस तरह से यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे TB इज ग्रेटर देन T0B, ऐसा कह सकते हैं हम, TB इज ग्रेटर देन T0B, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है जो ये मेजर कर रहा है, इसको हम लोग चेंज जो है उसको हम लोग डेल्टा T बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा T और B कह देंगे बॉइलिंग पॉइंट है। तो हमारा डेल्टा TB क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा डेल्टा TB हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा TB माइनस T0B, ठीक है ना, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट।
चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है आपका बीपी ऑफ सॉल्यूशन है। ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, समझ में आ गया। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट आपका यहाँ पे टेम्परेचर इसका जो प्योर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। ठीक है ना। तो हमें ये एक फार्मूला यहाँ से मिल गया, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक, अब एक्सपेरिमेंटली क्या था, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है ना, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो आपका डेल्टा टी बी है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, इसको हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है ना। अब मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, ये आपका फार्मूला है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहेंगे तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वोलाटाइल सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है। ठीक, अब देखिए इसको आगे ले जाएंगे तो ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना, जिसको के बी हम कहते हैं, के बी। ठीक, अब के बी क्या है, इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, के बी को। और इसका एक और भी नाम है, बता रहे आपको, इब्यूलियोस्कोपिक। ठीक है ना, इसका नाम ये है स्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, ये आपका हो गया यहाँ से। तो और इसके लिए अब ये जो है इट डिपेंड्स ऑन, ये याद रखना है आपको कि ये जो केबी है आपका इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड है, ये सॉल्वेंट को डिफाइन करेगा एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है ना। और 99% केसेस में ये गिवेन होता है आपका क्वेश्चन में, बाकी आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट ऑफ केबी। ठीक है, तो यूनिट ऑफ केबी हो जाएगी आपकी, देखिए किलो केल्विन टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है, केल्विन केजी पर मोल। तो केल्विन केजी पर मोल है तो मोल इनवर्स लिख सकते हैं आप, मोल इनवर्स। ये आपका हो गया इसका यूनिट। ठीक है ना। डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, डिफाइन लेट। ठीक है, डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, डिफाइन करिए m इज 1 मोलर। ठीक है ना, आपका जो मोलरिटी है 1 है, जो मोलरिटी 1 होगी तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपके के बी के। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी हो जाएगा कब, जब 1 मोल लेंगे। अगर आपको डिफाइन के लिए पूछता है तो इसको डिफाइन करने के लिए ले सकते हैं आप, इट इज मे बी